नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल की कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं और भेदों के अलावा उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, जातिवाचक से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से, इन सब बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक शब्द। जब मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था शब्दों के प्रकार का, उस शब्दों के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि व्याकरणिक विवेचन या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा था विकारी, और दूसरा भेद हमने पढ़ा था अविकारी। ऐसा आप सभी को पता है, पहला पढ़ा था हमने विकारी और दूसरा पढ़ा था अविकारी। इस विकारी के भी हमने चार इसके पार्ट थे या चार शब्द थे। विकारी कौन कौन शब्दों से मिलकर बनते हैं, विकारी कौन कौन शब्द होते हैं, तो हमने जाना था। पहला था संज्ञा और दूसरा था सर्वनाम, तीसरा था विशेषण, चौथा था क्रिया। यह आप सभी को पता है। इसी प्रकार अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के भी अपने चार भेद पढ़े थे। पहला था क्रिया विशेषण, इसको हम पढ़ाएंगे, मैं कभी नामकरण ही कर रहा हूँ, केवल जनरल सी बात बता रहा हूँ। दूसरा क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद हमने तीसरा लिखवाया था समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक के बाद फोर्थ नंबर लिखवाया था विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। एक और था निपात, मैंने नामकरण नहीं कहा था, मैंने आपको कहा था अगर अविकारी शब्दों की संख्या पूछे कि अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपने बताया था अविकारी के भेद कितने होते हैं, चार। निपात को ही बाद में इसमें शामिल किया जाएगा, किसमें, क्रिया विशेषण में। तो मुख्यतः भेद कितने होते हैं, चार ही होते हैं। अलग से निपात को भी पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है कि इसकी रूपरेखा थोड़ी सी अलग सी बनी हुई है, वो बात की बातें। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था संज्ञा। मैंने एक शब्द लिखा था विकारक शब्द। क्या लिखा था, विकारक शब्द। ये विकारक शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द कहो रूप कहो, बात देखिए। विकारक शब्द का मतलब होता है दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द। किसमें, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द। आप कहें कि दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द, इससे तात्पर्य क्या है। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा जिनके द्वारा अपना रूप बदलती है उन्हें कहते हैं विकारक। और संज्ञा किन किन के द्वारा रूप बदलती है, तो संज्ञा के आपके सामने तीन विकारक रूप कहलाए थे, तीन विकारक शब्द कहलाए थे। जिनके द्वारा अपना रूप बदलती है उन्हें रूप कहेंगे, और बनने वाले शब्द कहलाएंगे। तो विकारक शब्द कितने थे, पहला था आपके सामने लिंग, दूसरा था वचन, और तीसरा था कारक। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अब आगे किसकी, बताइए, लिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं अच्छी तरह कि संज्ञा के तीन विकारक शब्द कहलाते हैं, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो ये बातें लिखिए, संज्ञा के विकारक शब्द कितने होते हैं, संज्ञा के तीन विकारक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संज्ञा के विकारक शब्द, साफ साफ लिखा हुआ है। विकारक से तात्पर्य क्या होता है, विकारी तो मैंने आपको बताया था वाक्य में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, विकारी और अविकारी। ठीक है, लेकिन विकारक का तात्पर्य क्या होता है, क्या लिखा हुआ है कि हिंदी में संज्ञा जिनके द्वारा अपना रूप बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी में संज्ञा जिनके द्वारा अपना रूप बदलती है उन्हें या निर्धारित करती है। दोनों का मतलब एक ही है, क्या तो रूप बदले या फिर क्या करे, निर्धारित करे। तात्पर्य तो एक सा ही है कि हिंदी में संज्ञा जिनके द्वारा अपना रूप बदलती है या निर्धारित करती है तो उन्हें संज्ञा के विकारक शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि शब्द आया लड़का, शब्द क्या आया, लड़का, और आपसे पूछा लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़का का अगर मैंने कहा इसका लिंग बदलो, तो आप क्या बनाएंगे, लड़की। बताइए, आपने लिंग बदला। ठीक है, तो ये लड़की शब्द क्या है, विकारक, क्योंकि लिंग के द्वारा इसका रूप परिवर्तन किया गया है।
अगर हम बात करें लड़का एक वचन है और लड़का का आपने क्या बनाया बताइए, लड़के, या फिर दूसरा शब्द बना सकता, बताइए क्या, लड़कों। बताइए इसका क्या आपने वचन परिवर्तन किया, रूप बदला नहीं बदला इसका, बिल्कुल रूप बदला। हम कारक की बात करते हैं तो इसके साथ लड़का या लड़के, ने, इस प्रकार ने कारक चिन्ह का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संज्ञा के 3 विकारक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। क्योंकि संज्ञा के 3 विकारक शब्द होते हैं, कौन कौन से, लिंग, वचन, कारक, जिनके द्वारा ये वाक्य में संज्ञा जो होती है, वाक्य में 2 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, बार बार कह रहा हूं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत ही एक शब्द आता है, इसे कहते हैं संज्ञा, यानी वाक्य में संज्ञा होगी और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया तो सर्वनाम होगा, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है। ठीक बात है। तो संज्ञा के 3 विकारक शब्द होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। और सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे एक शब्द की, बताइए किसकी, लिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये व्याकरण कोटियां हैं एक तरीके, लिंग, वचन, कारक। इन व्याकरण कोटियों की यदि हमें जानकारी होगी तो हम वाक्य को शुद्ध बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, किनका, व्याकरणिक कोटियों का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, बताइए कौन सा, लिंग। ठीक है, लिंग। बताइए लिंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिंग को अंग्रेजी में बोलते हैं, आपको पता है, जेंडर। क्या बोलते हैं बताइए, जेंडर। ठीक है, तो जेंडर से तात्पर्य क्या है, इस पे बात पे चर्चा करें। लिंग, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, जेंडर। इस बात को बहुत अच्छी तरह आपको समझना है, क्योंकि जब आप कभी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हिंदी के साथ साथ उसकी सिमिलरिटी बनाते हुए चलेंगे। अंग्रेजी में इस प्रकार बोला जाता है, हिंदी में इस प्रकार बोला जाता है। पहले मैं शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर लेता हूँ। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान, चिन्ह या फिर पहचान। 3 इसके शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, निशान, चिन्ह या फिर पहचान। भाई निशान से तात्पर्य क्या है, कोई ना कोई क्या होती है, निशानी होती है, कोई ना कोई क्या होती है, निशानी होती है। ठीक है, या कोई ना कोई क्या होता है, चिन्ह होता है या पहचान होती है, जिससे उसके लिंग का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, जिससे उसके लिंग का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो कोई ना कोई निशान, चिन्ह या पहचान। चलिए एक प्रश्न मेरे सामने आया, एक तो शब्द आया निशान, तो निशान से तात्पर्य क्या है, निशान से चिन्ह या पहचान। लेकिन शब्द आ गया निशान, देखिए समानोच्चारित शब्द में आते हैं, हालांकि तालव्य से, एक दंत्य से। निशान, निशान से तात्पर्य तो आपको पता ही है, निशान है या चिन्ह है या पहचान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस निशान का तात्पर्य क्या होता है, तो आपके सामने कई प्रकार के शब्द आएंगे, बीच बीच में इस प्रकार के शब्दों पर चर्चा करता रहूंगा। एक तो होता है निशान, जिसका मतलब चिन्ह होता है, एक निशान, इसका मतलब होता है झंडा। क्या होता है, झंडा। झंडा कहो, केतु कहो, पताका कहो, सबका तात्पर्य एक ही है। ठीक है, तो एक तो निशान, एक होता है निशान। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया था, निशान, चिन्ह या पहचान। कोई ना कोई निशानी होगी, कोई ना कोई चिन्ह होगा या कोई ना कोई पहचान होगी, जिससे उसके लिंग का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। और लिंग का निर्धारण किसका, संज्ञा के शब्दों का। देखिए परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, परिभाषा से तात्पर्य क्या है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पर जाति, तो हमने एक और परिभाषा इसकी क्या लिखा, शब्द की जाति को ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक बात है, तो मैंने परिभाषा, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उससे कहते हैं इसके द्वारा किसी विकारी शब्द। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, विकारी शब्द। अभी अभी मैंने कहा विकारी शब्द कितने होते हैं, आपने कहा विकारी शब्द भैया 4 होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा आपको पता है, बताइए क्या, सर्वनाम, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विशेषण, और चौथा नंबर क्या होता है, क्रिया। ठीक है, एक एक को संज्ञा को हम पढ़ चुके हैं, तो हमें लिंग, वचन, कारक, विकार शब्द को भी पढ़ना पड़ेगा। अब परिभाषा को समझे, परिभाषा क्या कहती है, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द, विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, की स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। इस परिभाषा को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 4 उदाहरण लिखता हूँ। कितने उदाहरण लिखता हूँ, 4 उदाहरण। ठीक है ना, चलिए पहला वाक्य लिखा मैंने, खोटा
सिक्का चल गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, मेरा बच्चा खो गया। तीसरा लिखा मैंने, बुढ़ापा आ गया। चलिए एक और वाक्य लिख देता हूं मैं, लहू का रंग लाल है। ठीक है, लहू का रंग क्या है? लाल है। ये 4 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे। मैं पहले अपनी परिभाषा को सिद्ध कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान लगाना। ठीक है, फिर हम दूसरी वाली बात पे आएंगे। ठीक, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। तो सबसे पहले दिमाग में बात आएगी कि विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 है। यही सिद्ध करें कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक बात है। अब इस बात को समझे, देखिए पहले क्या लिखा है? खोटा सिक्का चल गया। मैंने अंडरलाइन करा किसके नीचे? सिक्के के नीचे। केवल शब्द किसके नीचे? सिक्के के नीचे। सिक्का और सिक्के बात एक ही, सिक्के के नीचे अंडरलाइन करा और आपसे पूछा कि सिक्का शब्द पहले बताइए कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सिक्का शब्द सा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक बात है, मैंने बात समझ ली। अच्छा, सिक्का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सिक्का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है ना। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो बताइए सिक्का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप क्या जवाब दोगे? आपको पता चल रहा है क्या सिक्का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप कह सकते हो सर पता नहीं चल रहा है। तो देखिए कौन निर्धारण करेगा, इस निर्धारण का काम कौन कर रहा है कि सिक्का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आपने कहा सिक्का शब्द पुल्लिंग है। कैसे पता चला? ये खोटा शब्द आ रहा है। ये खोटा शब्द क्या है? ये खोटा शब्द है विशेषण। ये खोटा शब्द क्या है? ये खोटा शब्द क्या है? विशेषण, जो सिक्के के लिंग का निर्धारण कर रहा है। अगर खोटी शब्द होता तो खोटी शब्द क्या हो जाता? स्त्रीलिंग, और खोटा क्या है? पुल्लिंग। सही बात है। तो बताइए सिक्के के लिंग के निर्धारण का काम करने का काम किसने करा? विशेषण ने। ठीक बात है। तो पता चला हमें कि विशेषण लिंग के निर्धारण करने का क्या कर सकता है? काम कर सकता है, कर रहा है आपके सामने। चलिए एक और वाक्य मैंने लिखा है, मेरा बच्चा हो गया। अब देखिए मैंने वापस अंडरलाइन करा किसके नीचे? बच्चे के नीचे। और आपसे पूछा कि बच्चा कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे? बच्चा है साहब जातिवाचक संज्ञा। मैंने मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप कहोगे सर बच्चा पुल्लिंग है। मैंने कहा कैसे, बताइए। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा मेरा। क्या आ रहा बताइए? मेरा। जो मेरा क्या है? सर्वनाम है। मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम है। बिल्कुल सर्वनाम है। बताइए मेरा शब्द जो सर्वनाम है वो बच्चे के लिंग का निर्धारण करने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर मेरी शब्द होता मेरी बच्ची खो गई, तो बताइए मेरी अपने आप में क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग, क्योंकि बच्चे के साथ आ रहा है मेरी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? मेरा बच्चा खो गया। बताइए मेरा सर्वनाम है जो बच्चे के लिंग का क्या कर रहा है? निर्धारण कर रहा है। ठीक है, बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यानी सर्वनाम भी क्या कर रहा है? बच्चे के लिंग के निर्धारण का काम कर रहा है। और देखिए बुढ़ापा आ गया, वापस मैंने अंडरलाइन करा बुढ़ापे के नीचे, और आपसे पूछा कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। वापस मेरा प्रश्न, क्योंकि संज्ञा का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जो चीज पढ़ चुके हैं उसको बार बार हम हर शब्द के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा है। बहुत अच्छी बात है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब आप मुझे बताइए बुढ़ापा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुढ़ापा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब आप कहोगे सर बुढ़ापा शब्द अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? आ गया। ये आ गया शब्द क्या है? बोलो क्रिया। क्या है बताइए? क्रिया। बताइए आप मुझे, ये आ गया जो क्रिया है वो बुढ़ापे के लिंग का निर्धारण कर रही है नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर यहाँ पे आ गई होता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग, है ना। जैसे वह शब्द है, मैंने कहा ना कि शब्द को देखकर, अभी मैं आप समझाऊंगा। किसी शब्द को देखकर, वह शब्द सर्वनाम है, किसी शब्द को देखकर आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। ये बात बहुत अच्छी तरह जान लेना। किसी शब्द को देख करके आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। वह शब्द क्या है? मैं आपसे पूछूं स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप कहोगे सर वह शब्द पता नहीं है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे शब्द मगर वह गया, मैं यूं लिखता हूं, तो आप कहोगे सीधा सीधा हाँ सर वह शब्द अब अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है।
और इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखता वह गई, अब बताइए आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, अब वह शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। तो मैंने अब आपको कहा कि शब्द को देखकर आप उसके जजमेंट नहीं कर सकते वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा। वाक्य में जैसे उसका सही सही प्रयोग होता है तो स्पष्ट रूप से हम उसके लिंग का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। लहू का रंग क्या है? लाल है। वापस मेरा प्रश्न, मैंने अंडरलाइन करा किसके नीचे? रंग के नीचे। रंग कौन संज्ञा है? रंग जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। मेरा वापस प्रश्न आपसे, रंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? रंग शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप कहोगे सर रंग शब्द अपने आप में क्या है? रंग शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा? का। वो का जो है वो आपस में संबंध दर्शाने का काम करता है, यानी कारक का। वो कारक का विकारक रूप क्या है? बताइए, संज्ञा ही है। कारक विकारक शब्द है इसका, बताइए संज्ञा का। बताइए का अगर की हो जाता तो वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। देखिए लक्ष्मी की बेटी, तो बेटी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि की आ रहा है। तो देखिए इस बात को समझे बहुत अच्छी तरह। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री या पुरुष जाति के होने का क्या होता है? बोध होता है। बताइए विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो कि इनके लिंग के निर्धारण का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यदि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा वे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई है, ठीक बात है, इस बात को भी समझते चलेंगे। अभी ढेरों सारी बातें आपको पता चलेगी। इसके अलावा हमने एक और परिभाषा लिख दी यहाँ पे, या करके क्या? शब्द की जाति को ही क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को ही क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। प्रत्येक शब्द की कोई ना कोई क्या होती है? जाति होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, हमने 3 बातों चर्चा की थी। व्यक्ति के अंदर सारे जीव जंतु जिसमें भी प्राण है वो सारे के सारे आ गए। ठीक है, वस्तु जितनी भौतिक चीजें हैं, ठीक है, पदार्थ जो भी लिक्विड अवस्था के अंदर है, ठीक है, वो सारे के सारे आ गए। यानी इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब की सब क्या है? संज्ञा है। ऐसा हम पहले जान चुके थे। जब वो आए तो उसकी कोई ना कोई तो क्या होगी? जाति होगी। ठीक बात है। और जाति का निर्धारण, शब्द की जाति का निर्धारण लिंग करेगी, मतलब शब्द की जाति को ही हम क्या कह सकते हैं? लिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही लिंग प्रकार, एक तो स्त्री या पुरुष। इस बात को समझाने के लिए मेरी बात समझो। मैं थोड़ा सा अभी अंग्रेजी पे आता हूँ। किस पे आता हूँ? अंग्रेजी पे, है ना। अंग्रेजी कभी आप पढ़ते हैं, जब इंग्लिश की बात हम करते हैं, और इंग्लिश में टॉपिक ये टॉपिक है जेंडर का, जब आप पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। अंग्रेजी में जेंडर, आप ये कहोगे सर अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो? अंग्रेजी की तात्पर्य बात नहीं हो रही है, इस बात को इससे रिलेटेड करने की कोशिश में कर रहा हूँ। अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक आपने सुना होगा मैस्कुलाइन, ठीक है, दूसरा होता है इसमें फेमिनाइन, तीसरा होता है न्यूट्रल, और चौथा होता है कॉमन। ठीक है, इस बात को समझे आप। ठीक है, जैसे कि शब्द आ गया मैस्कुलाइन में बॉय, क्या आ गया? बताइए बॉय। बॉय को अगर इसका स्पेलिंग चेंज करेंगे क्या आएगा? गर्ल। ठीक है, न्यूट्रल के अंदर क्या आ गया? बताइए पेन। कॉमन के अंदर क्या आ गया? जैसे कॉमन के अंदर कोई भी शब्द ले लिया अपन ने, वकील। वकील के अंदर आ गया, मान लीजिए कॉमन के अंदर शब्द अपना पेन आ गया। कॉमन जेंडर तैराक मान, स्विमर मान लीजिए, खिलाड़ी, प्लेयर मान लेते हैं। ठीक है, प्लेयर। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे 4 हमने शब्द ले लिए। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए शब्द क्या? मैस्कुलाइन बॉय। बॉय को अंग्रेजी में लड़का कहते हैं, हिंदी में लड़का कहते हैं। और अगर बॉय का लिंग चेंज करे तो क्या आएगा? गर्ल, पेन, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लेयर्स के अंदर कॉमन जेंडर। लेकिन हिंदी में लिंग की हम चर्चा करें तो हिंदी में लिंग केवल कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। पहली बात तो कितने प्रकार के होते हैं? 2। अंग्रेजी में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और हिंदी में कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? पुल्लिंग, और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। बस
इतनी सी बात ध्यान करनी है ना। हालांकि इसको पुल्लिंग को इस प्रकार लिखना चाहिए था, लेकिन प्रचलित हो गया पुल्लिंग, इस प्रकार होना चाहिए था, राइट तो ये होना चाहिए, लेकिन पुल्लिंग 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 को पुल्लिंग बना दिया गया, बात की बात है। ठीक है, तो इस बात को समझे जरा, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि हिंदी में लिंग तो दो ही प्रकार के, पुलिंग, पु माने पुरुष, लिंग माने उस पुरुष की जाति, स्त्री माने स्त्री, लिंग माने जाति, स्त्री की जाति। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि जैसे कि बॉय माने क्या होता है, लड़का, आपने कहा लड़का गया तो लड़का पुल्लिंग, और लड़की गई तो क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे तीसरा क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जो स्त्री भी और पुरुष भी, न्यूट्रल जेंडर कई बार बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब उसके अंदर स्त्री और पुरुष की पता नहीं है, पता नहीं चलेगा स्त्री या पुरुष है यहाँ पे, तो न्यूट्रल है ये, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या है, समान है। अब यहाँ पेन शब्द आ गया, पेन शब्द आ गया, तो मैंने कहा पेन शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो अंग्रेजी में तो न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन हिंदी की बात करें तो मतलब पेन उठाया, हम डिपेंड करेंगे किस पे, बताइए, वाक्य पे। पेन उठाया, तो पेन शब्द हमारे लिए क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अंग्रेजी में तो जो भी निर्जीव चीजें हैं उसको न्यूट्रल में रख देते हैं, जो भी निर्जीव चीज है उसको न्यूट्रल में रख दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो हम वाक्य भी डिपेंड करते हैं, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। पेन उठाया तो पेन शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग। और यहाँ पे अगर शब्द आता कलम, और कलम उठाई तो कलम शब्द अपने आप में क्या हो जाता, स्त्रीलिंग। देखिए वाक्य बना के देखा हमने, ठीक बात है। जैसे ही वाक्य में प्रयोग करा वैसे ही पता चला पेन शब्द अंग्रेजी में भले न्यूट्रल है, निर्जीव है, लेकिन हमारे लिए क्या है, सजीव। हमारे लिए क्या सजीव, क्या हमारे लिए पुल्लिंग है, क्योंकि पेन उठाया जाता है। और कलम शब्द अपने आप में क्या, स्त्रीलिंग के पेन, कलम क्या होती है, चलाई जाती है, कलम उठाई जाती है। क्लियर हो रही बात यहाँ पे। कॉमन जो है वो हिंदी में भी आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग केवल दो ही प्रकार के होते हैं, कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैं एक बात बार बार कहूँगा कि किसी शब्द को देख करके आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा, जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि एक शब्द लिख दिया मैंने, वापस मैं बता रहा हूँ, जैसे सोनू शब्द आ गया। अब सोनू शब्द आपने सुना होगा, लड़कियों के लिए भी सोनू शब्द आता है, और कई लड़कों का नाम भी क्या है, सोनू है, ये एक कॉमन वाली बात है ना। लेकिन अगर इसमें सोनू शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप कहोगे सर हम नहीं कह सकते हैं ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन जैसे इसका वाक्य में सही सही प्रयोग हुआ, सोनू गया, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अब सोनू शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। और इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखता कि सोनू गई, और मैंने कहा अब बताइए ये सोनू शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे हाँ सर अब सोनू शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे तीन बातें सीखी। पहली बात कि विकारी शब्द क्या कर रहे हैं, लिंग का निर्धारण करने का काम कर रहे हैं, सही बात है। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी में 4, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल और कॉमन। लेकिन हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, केवल 2 ही प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम पुल्लिंग की चर्चा करें, पेन, हम शब्द का पेन शब्द स्त्रीलिंग बताएंगे, पुल्लिंग बताएंगे। तो मैंने कहा आप वाक्य में सही सही प्रयोग कीजिए। पेन उठाया, अब पेन पुल्लिंग, कलम चलाई तो कलम क्या हो गई, स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर शब्द के पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, तो उसको देखकर घबराने वाली बात नहीं है। वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, वाक्य में सही सही प्रयोग होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, एक बात सदैव ध्यान करना, किसी शब्द को देख करके आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। यही सोनू शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, और यही सोनू शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसका वाक्य में सही सही क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग। मैंने कहा पुल्लिंग को पुल्लिंग भी कह सकते हैं, ये पुल्लिंग ही पुल्लिंग पुल्लिंग बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी में मैस्कुलाइन जेंडर हम चर्चा कर चुके हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, समझो इस वाली बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा
किसी विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। बार बार इस बात को रिपीटेशन करते रहना। अगर हिंदी आपको पढ़नी है, लॉन्ग टर्म तक पढ़नी है, लॉन्ग टर्म तक याद करनी है, तो इन बातों का रिपीटेशन होता रहना चाहिए। सही, कई बार आता है विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी शब्द कितने होते हैं? 4, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 पता ही आपको कि पुरुष जाति के होने का बोध होता है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी अगर 4 शब्द आ जाए वाक्य में, इन 4 शब्दों का ही प्रयोग होगा स्वीकारी के अंदर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर ये 4 शब्द आ जाए, है ना, और ये 4 शब्द आ जाए, अगर उन चारों शब्दों से अगर पुरुष जाति के होने का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहेंगे। उन शब्दों को क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, पहला क्या आया? राम मोहन अध्यापक। बताइए, सब की सब क्या है? संज्ञा। बिल्कुल, राम मोहन अध्यापक क्या है? संज्ञा। राम कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। मोहन व्यक्तिवाचक, अध्यापक जातिवाचक। ठीक है। मेरा तेरा क्या है? मेरा तेरा है, बताइए, सर्वनाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तेरा क्या है? सर्वनाम, कोई दिक्कत नहीं। काला गोरा, काला गोरा क्या है? बताइए, विशेषण। ठीक है। और आता जाता रहा था क्या है? बताइए, क्रिया। क्या है? बताइए, क्रिया। इस बात को समझे। बताइए, राम मोहन अध्यापक, मेरा तेरा, काला गोरा, आता जाता रहा था, ये सब क्या है? क्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये संज्ञा है सारे, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है। आदि शब्द, इस बात को आगे में लिख देता हूं जरा। आदि शब्द पुल्लिंग तथा एक वचन रूप में प्रयुक्त हैं। क्या कहा मैंने? इस बात को समझे आप बहुत अच्छी तरह। आदि शब्द पुल्लिंग तथा एकवचन रूप में क्या है? प्रयुक्त है। अब दिमाग में बात आनी चाहिए, मैंने इन सभी शब्दों को क्या कहा है? पुल्लिंग कहा है। ठीक है, इन सभी शब्दों को क्या कहा है? पुल्लिंग कहा है ना। और एक वचन का, आदि शब्द पुल्लिंग तथा एक वचन रूप में प्रयुक्त है। यहां तक मेरी बात समझ में आ चुकी है ना। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति के होने का बोध है। राम पुरुष है। राम का, अगर मैं पूछा राम का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? राम का स्त्रीलिंग क्या होगा? सीता। क्या होगा? सीता। इस बात पे डिस्कस करने वाला हूं मैं भी। ठीक है। यहां तक मोहन का क्या होगा? मोहिनी। अध्यापक का अध्यापिका। मेरा का मेरी। तेरा का तेरी। काला का काली। गोरा का गोरी। आता का आती। जाता का जाती। रहा था का रही थी। यानी ये तो सारे पुल्लिंग। और एक वचन भी है, क्योंकि देखो लिंग और वचन हमेशा क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो आपको टॉपिक अच्छी तरह समझना है। लिंग और वचन हमेशा क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। आदि शब्द पुल्लिंग तथा एक वचन रूप में प्रयुक्त हैं। इस बात को समझाने के लिए मुझे कुछ और बातें समझानी है। बहुत अच्छी तरह समझा अभी टॉपिक को। देखिए, जब आप लिंग बदलेंगे, ये शब्द का पुल्लिंग है, जब उसे स्त्रीलिंग बदलेंगे तो 3 तरीके से बदल सकते हैं। कितने तरीके से? बताइए। 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन कौन से? मेरी दृष्टि में मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, तो इस बात को समझे। 3 तरीके से हम लिंग बदल सकते हैं। जैसे एक शब्द आया लड़का, आपसे पूछे लड़का शब्द कौन संज्ञा है? लड़का जातिवाचक। लड़का का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? लड़की। आप कहना लड़का का लड़की कैसे बनाया? मैंने इसके साथ प्रत्यय जोड़ा। मैंने इसके साथ प्रत्यय जोड़ा, ई प्रत्यय, है ना। प्रत्यय हमेशा कहाँ जोड़ते? शब्द के पीछे। इतना से ध्यान करना। उपसर्ग हमेशा कहाँ जोड़ते? शब्द के आगे। ठीक है। तो हमने इस लड़के के साथ ई प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया? लड़की। बिल्कुल है। अच्छा, अध्यापक अभी आपके सामने लिखा हुआ है अध्यापक, है ना। इस अध्यापक शब्द के साथ मैं जोड़ता, अध्यापक से क्या बनता? बताइए, अध्यापिका। बताइए, वापस के साथ क्या जोड़ा? प्रत्यय। वापस इसके साथ क्या जोड़ा? प्रत्यय। और देखिए, यहां पर अध्यापक आ गया। अच्छा, यहां पर हमने शब्द लड़का लड़की आ गया, और अध्यापक अध्यापिका आ गया। और मोहन शब्द भी लिख लेता हूं। चलो, मोहन शब्द, है ना।
मोहन शब्द के साथ मैंने यहाँ पे शब्द और जोड़ूंगा तो क्या बना, मोहिनी। अब बताइए वापस क्या जोड़ा, प्रत्यय। नायक शब्द, नायक का स्त्रीलिंग क्या बनाऊंगा, नायिका। बताइए क्या जोड़ा, प्रत्यय। तो यहाँ पर एक बात, पहले नंबर वाली बात क्या पता चली कि यदि कोई शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं, क्या जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके। क्या जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रत्यय जोड़ कर हम बना सकते हैं। क्लियर। अच्छा बताइए, मैंने यहाँ पर प्रत्यय जोड़ कर बना दिया। चल राम का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, राम का स्त्रीलिंग क्या बनेगा फिर, रामा, रामी, क्या स्त्रीलिंग बनेगा, राम का स्त्रीलिंग बनेगा सीता। राम का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताइए, सीता। रामा भी बन सकता है, आप प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाते हैं, ध्यान कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रामा भी बन सकता है, ठीक है। जैसे पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, स्त्री। गाय का क्या बनेगा, ठीक है, मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, गाय, ठीक है। और गाय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बैल। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गाय स्त्रीलिंग है तो बैल क्या है, पुल्लिंग है। तो आप देख सकते हैं पहला रूप तो हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय जोड़ करके बनाया, और दूसरा रूप इसके रूप ही बदल गया, रूप बदल गया, इस बात को समझे, क्या बदल गया, रूप बदल गया। राम का क्या हो गया, सीता। पुरुष का क्या हो गया, स्त्री, है ना। गाय का क्या हो गया, बैल। पूरा का पूरा क्या बदल गया, रूप ही बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो पहला तो प्रत्यय जोड़ करके हम बना सकते हैं क्या, स्त्रीलिंग। दूसरा हमने जाना कि अगर प्रत्यय जोड़कर नहीं बन रहे हैं, बन रहे तो ठीक बात है, नहीं बन रहे हैं तो उन शब्दों का क्या बदल जाएगा, रूप ही बदल जाएगा। देखें जैसे बुआ आ गया, बुआ अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका क्या बनेगा, फूफा। बताइए रूप बदला नहीं बदला, है ना। इसके साथ बुआ का बुआनी, इस प्रकार नहीं बना सकते, ठीक बात है, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। पहला नंबर रूप प्रत्यय जोड़ करके, दूसरा अगर शब्द में प्रत्यय जोड़ करके नहीं बन रहा है तो उसका क्या कर दो, रूप ही बदल दो। ठीक है, चलो अब आपके सामने मैंने बोला कोयल शब्द। कोयल शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोयल शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। आप कहोगे कोयल शब्द सब अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। चलो पुल्लिंग बनाओ, पुल्लिंग इसका बनाओ, कैसे बनेगा, पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, मेरा प्रश्न ये। और देखिए शब्द लिखा मैंने खरगोश। खरगोश शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग। बताओ स्त्रीलिंग क्या बनेगा, खरगोशी, खरगोशी, ठीक है। बताओ, अब बताओ। मच्छर शब्द आया, मच्छर शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाओ, मच्छरी। पटवारी का पटवारी नहीं, इस प्रकार नहीं बनेंगे। आप बात को समझे। अगर कोयल शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, पता ही है, ठीक है, तो भाई इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, तो इसका पुल्लिंग बनेगा नर कोयल। क्या बनेगा, नर कोयल। देखो समझे इस वाली बात को। कोयल के पहले मैंने क्या लगाना है, तो कोयल का कोयली, कोयलरनी, कोयला, इस प्रकार शब्द नहीं बनेंगे। तो अब इसका स्त्रीलिंग तो है ऑलरेडी, हमको तो क्या बनाना है, पुल्लिंग बनाना है। तो मैंने एक शब्द जोड़ दिया नर, नर जोड़ करके मैं इसे स्पष्ट रूप से क्या बना सकता हूं, पुल्लिंग। खरगोश शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग। तो मैं इसको स्त्रीलिंग बनाना चाहूंगा तो खरगोशनी नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताइए, मादा खरगोश, मादा खरगोश। और ये मादा शब्द लगा करके मैं इसे स्पष्ट रूप से क्या बना सकता हूं, इसे स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग बना सकता हूं। मच्छर, मच्छर शब्द आ गया, मच्छर शब्द अपने आप में क्या, पुल्लिंग, ठीक है। अच्छा बताइए, नर मच्छर, मादा मच्छर सुना होगा, मैंने कहा मादा मच्छर, मादा एनोफिलीज नाम सुना होगा आपने, मच्छर का नामकरण कर दो तो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मैंने बताया मादा मच्छर, जैसे ही करा मादा मच्छर, बताइए अपने आप में क्या होगा, स्त्रीलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे एक बात समझाई
कि आप तीसरा रूप बना सकते हैं नर या मादा जोड़ करके। तो हम पहले यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन बात को हमको समझना है। मैंने आपको समझाया कि जब जब आप वाक्य में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो 3 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तो हम उसके साथ प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। दूसरा, अगर प्रत्यय जोड़कर नहीं बन रहा है तो उसका पूरा का पूरा रूप चेंज होगा, ठीक है। जैसे राधा का क्या बनेगा, कृष्ण बनेगा, ठीक है। राम का क्या बना, सीता बना। और अगर इस वाले काम से पूरा रूप भी नहीं बदले तो फिर क्या, नर या मादा जोड़कर भी हम उसे स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं नीचे लग देता हूँ। आप उतारने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझे आप, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक और बात समझाई अभी भी कि जब जब आप वाक्य शब्द देखते हैं तो किस शब्द को देख करके आप उसे लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते, वचन का निर्धारण नहीं कर सकते, लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते और वचन का निर्धारण भी नहीं कर सकते जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा, ठीक बात है। अब देखिए, वाक्य आपके सामने क्या है, लड़का खेल रहा है। वाक्य क्या है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया आपको, लड़का खेल रहा है। मैंने कहा लड़का शब्द पहले बताओ कौन सी संज्ञा है, तो लड़का शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, संज्ञा की पहचान आपको हो चुकी है। अगर मैं लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा, कोई बात नहीं। अच्छा, लड़का शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लड़का शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कहोगे सर लड़का शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। क्यों, कौन बता रहा है, क्या लड़का खुद बता रहा है कि मैं पुल्लिंग हूं? नहीं, इस लड़का शब्द का आपने क्या किया, वाक्य में प्रयोग किया। जब वाक्य में सही सही प्रयोग हुआ तब जाके पता चला लड़का शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। तो वो लड़का खेल रहा है, बताइए लड़का शब्द अपने आप में पुल्लिंग क्यों? क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर समझना, ये लड़का शब्द जो है, जो क्रिया है, क्रिया क्या है, खेल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो क्रिया जो है वो वाक्य में किस शब्द के अनुसार लग रही है। देखो, लड़के के अनुसार लग रही है, आप बोलो सर कैसे लग रही है ये बताओ। अगर लड़का की लड़का खेल रहा है, लड़का का शब्द अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बताइए क्या, लड़की, क्या कर दिया मैंने, लड़की, ठीक है, कर दिया। और वाक्य बना लड़की खेल रही है। देखना, जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग चेंज किया, क्रिया पे क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, और क्रिया पे प्रभाव पड़ा, इसका मतलब जो कर्ता होगा वही क्या होगी, क्रिया होगी, और जो क्रिया है वही क्या होगी, कर्ता होगा। क्योंकि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लग रही है, ठीक बात है। आप देखिए कैसे, देखो लड़का की जगह जैसे मैंने लड़की करा तो वाक्य में क्रिया क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग है। इस बात को समझे बार बार। देखिए, लड़का शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक वचन है, बहुवचन है, आप कहोगे सर एक वचन है क्योंकि खेल रहा है। अगर यहाँ पे आता खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वाक्य भी ऐसा बनता लड़के खेल रहे हैं, तो फिर लड़के शब्द अपने आप में क्या बन जाता, बहुवचन, क्योंकि क्रिया भी क्या बनती, बहुवचन। तो लड़का शब्द अपने आप में पुल्लिंग है और क्या है बताइए, एक वचन है। क्लियर, इस बात को समझे अच्छी तरह, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य आपके सामने पूरा है, घोड़ा दौड़ रहा है। मेरा प्रश्न वो कब वही बताइए, वाक्य में घोड़ा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पहले संज्ञा, संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, समझ गए, बहुत अच्छी तरह बात। अच्छा, घोड़ा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपसे पूछे जाए तो घोड़ा शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। क्यों, कौन बता रहा है, क्या घोड़ा खुद बता रहा है कि मैं पुल्लिंग हूँ? कुछ कह सकता है? नहीं, आपने निर्धारण करा कैसे, क्योंकि वाक्य जब आप बना रहे हैं तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्रिया भी क्या है, दौड़ रहा है। अगर यहाँ पे क्रिया होती दौड़ रही है तो घोड़ा अपने आप में पुल्लिंग रहता है, स्त्रीलिंग होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस शब्द के अनुसार लग रही है। बार बार इस बात को कहूंगा मैं कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस शब्द के अनुसार लग रही है, इस बात को आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है, कैसे जाना कि घोड़ा की जगह अगर मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पे घोड़ी, क्या लिख दिया बताइए, घोड़ी।
घोड़ी दौड़ रही है, क्या लिखा है मैंने, घोड़ी दौड़ रही है। जैसे मैंने बोला घोड़ी दौड़ रही है तो क्रिया भी क्या हो गई, चेंज, क्रिया भी क्या हो गई, चेंज। इसका मतलब वाक्य में जो क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है, कर्ता पद के अनुसार लग रही है। इस वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है, कर्ता पद के अनुसार लग रही है। जैसा कर्ता होगा वैसी क्या होगी, क्रिया होगी, और जो क्रिया होगी वही कौन होगी, कर्ता होगी, वही कौन होगी, कर्ता होगी। तो कर्ता के अनुसार क्रिया, क्रिया के अनुसार क्या होगा, कर्ता। घोड़ा शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप कहोगे सर घोड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हमने मान लिया क्योंकि हमने देखा वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है, कर्ता पद के अनुसार लग रही है। अच्छा घोड़ा एक वचन है बहुवचन है, आप बोलोगे घोड़ा सर एक वचन है, भाई कारण गिना उसका, क्योंकि रहा है, रहे हैं नहीं है, अगर रहे हैं आ जाता तो वाक्य क्या बनता, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक बात है, घोड़ा शब्द अपने आप में पुल्लिंग है और एक वचन है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि घोड़ा की वाक्य में जो क्रिया है वो किस पद के अनुसार लग रही है, ठीक है ना। चलिए मैं को लिखता हूं वाक्य, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य क्या लिखा है मैंने, मोहन धीरे धीरे क्या कर रहा है, चल रहा है। मेरा प्रश्न वापस मैंने अंडरलाइन करा किसके नीचे, मोहन के नीचे, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा बताइए वाक्य में क्रिया क्या है, चल रहा है। प्रश्न वो का वही, वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है, क्या मोहन के अनुसार लग रही है, धीरे धीरे के अनुसार लग रही है। आप कहोगे सर वाक्य में क्रिया क्या है, चल रहा है, किसके अनुसार लग रही है, मोहन के अनुसार। क्यों, क्योंकि जैसे मोहन के अनुसार क्यों लग रही है, अगर मोहन का लिंग चेंज करता हूँ, मोहन के मैं अगर लिंग चेंज करके क्या लगता हूँ, मोहिनी, तो मोहिनी धीरे धीरे चल रही। जैसी कर्ता चेंज करूंगा वैसी क्रिया क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका तात्पर्य क्या, क्रिया किसके अनुसार लग रही, कर्ता के अनुसार लग रही है। जो क्रिया होगी वही कर्ता होगा। अब बताइए मोहन शब्द एक वचन है बहुवचन है, आप कहोगे सर मोहन शब्द अपने आप में एक वचन है। भैया क्यों है, क्यों है, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार लग रही है, कर्ता के अनुसार। मोहन एक वचन क्यों है, कि क्रिया क्या है, चल रहा है। अगर चल रहे हैं होता तो क्रिया क्या हो जाती, बहुवचन, तो कर्ता भी अपने आप में क्या बनता, बहुवचन। मोहन शब्द पुल्लिंग है भाई, क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने मोहिनी करा, मोहिनी धीरे धीरे चल रही है, तो क्रिया भी क्या हुई, चेंज, मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार ही लग रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा रमेश ने आम खाया, रमेश ने आम खाया। बहुत सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, इस बेसिक को मेरे को समझना है, ठीक है। रमेश ने आम खाया। अब देखिए मैंने कहा बताइए क्रिया क्या है, तो आप बोलेंगे सर क्रिया क्या है, खाया। बहुत अच्छी बात है, खाया। मेरा प्रश्न दूसरा, बताइए जो क्रिया है वो किस पद के अनुसार लग रही है, रमेश के अनुसार लग रही है या आम के अनुसार लग रही है। रमेश के अनुसार लग रही है फिर आम के अनुसार लग रही है। तो देखिए आप उत्तर क्या देंगे, सब बताओ। क्रिया, जो क्रिया है खाया, वो किस पद के अनुसार लग रही है, रमेश के अनुसार या आम के अनुसार। आप कहोगे सर रमेश के अनुसार लग रही है, चलो चेक करके देख लेते हैं, रमेश के अनुसार लग रही है, लग रही है। रमेश क्या है, पुल्लिंग है, मान लिया अपनी बात। रमेश का स्त्रीलिंग बनाते क्या बनेगा, रमा। रमेश पर्यायवाची होता किसका, विष्णु का, ठीक है। बताइए रमेश का स्त्रीलिंग क्या बनाया, रमा। चलिए वाक्य बनाए, रमा ने आम खाया। क्या क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा, क्या क्रिया चेंज हुई। अभी तक तो हम जब जब कर्ता का लिंग चेंज कर रहे थे क्रिया क्या हो रही थी, इफेक्टेड हो रही थी, क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा था। आप मुझे बताइए जैसे मैंने कर्ता का यहाँ लिंग चेंज किया कि क्रिया पे इफेक्टेड हुई, कि क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा। आप बोलोगे सर नहीं पड़ा, इसका मतलब कर्ता क्रिया के अनुसार नहीं है, इसका मतलब कर्ता क्रिया के अनुसार नहीं है। भैया तो किसके अनुसार है,
तो ध्यान कीजिए क्रिया आप कर्ता के अनुसार नहीं है, उसका अगला पद जो कर्म के रूप में आ रहा है उसके अनुसार क्रिया है। भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? इस कारण हुआ क्योंकि कर्ता पद के साथ क्या लग गया, कारक चिन्ह। क्या लग गया, कारक चिन्ह। और जैसे ही कारक चिन्ह लगा वैसे ही क्रिया किसके अनुसार होगी, अगले पद के अनुसार होगी। जैसे ही कारक चिन्ह लगा वैसे ही क्रिया किसके अनुसार होगी, उसके अगले पद के अनुसार होने लग गई। अब देखिए रमेश ने आम खाया, बिल्कुल। अब क्रिया ने कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, आम के अनुसार। क्यों, आम की जगह अगर मैं चाय कर देता हूं तो चाय खाया नहीं जाता, चाय तो क्या होती है, पी जाती है। चाय तो क्या होती है, पी जाती है। इससे तात्पर्य क्या हुआ, इससे तात्पर्य हुआ कि अब क्रिया रमेश के अनुसार नहीं लग रही, किसके अनुसार लग रही है, आम के अनुसार। जो आम होगा वही क्रिया होगी, जो क्रिया होगी वही क्या होगा, आम होगा। आप बोलो सर कैसे, आम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैंने आपसे पूछा कि आम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कहोगे सर आम अपने आप में पुल्लिंग है। भाई कैसे आया, आपने वाक्य बना रमेश ने आम खाया, या सिंपल सा वाक्य बोला आम खाया, तो आम खाया है, खाई तो नहीं है। अगर खाई होता तो आम क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, आम क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आम अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आम अपने आप में क्या है, पुल्लिंग। अच्छा एक वचन है, बहुवचन है? आप कहोगे सर आम अपने आप में एक वचन है। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि खाए शब्द नहीं है, खाया एक वचन, खाए बहुवचन। तो खाए शब्द अपने आप में क्या है, बताइए, बहुवचन। लेकिन यहाँ पे खाया है तो ये क्या बनेगा, एक वचन। क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है। इस बात को बहुत से समझें। मैंने अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है। समय लेने का कारण ये है कि मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग की हमने चर्चा करी, विकारी शब्द 4 बता दिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको समझाई। अगर वाक्य में लिंग परिवर्तन करना है तो 3 तरीके से होगा। पहला तो हम उसके साथ प्रत्यय जोड़ सकते हैं, दूसरा उसका रूप बदलेंगे, तीसरा नर या मादा लगा करके। ठीक है, जैसे कोई आप बोलते तितली, तितली शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो आप तितली शब्द तो सर क्या है, स्त्रीलिंग। और मैंने कहा चलो पुल्लिंग बनाओ तितली का, तो क्या बनाएंगे, तितला? नहीं, क्या बनाएंगे, नर तितली। गेंडा, गेंडा शब्द अपना आप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? आप बोलेंगे सर गेंडा तो पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग बनाओ। क्या गेंडी बनाओगे? नहीं, क्या बनाएंगे, नर गेंडा। ठीक है, तो डिपेंड करने के लिए आपको वाक्य में ही बनाना पड़ेगा, और शब्द आ जाए तो देखना पड़ेगा उसका वाक्य में प्रयोग करके। ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम अपने अगली कक्षा में इसी पाठ को आगे लेके चलेंगे। और मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और इस बात को अच्छी तरह पढ़ें आप और ध्यान लगाएं डेडिकेशन होकर के। धन्यवाद।